people, hope you are doing well. आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 20 CRPC. चैप्टर 20 CRPC हमें बताता है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स. यहाँ पर हमें कौन से ट्रायल के बारे में पता चल रहा है? समन केसेस के ट्रायल के बारे में पता चल रहा है जो कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, विच इज फ्रॉम सेक्शन 251 टू सेक्शन 259. ये सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम कुछ केस लॉज भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे. तो ये है इस चैप्टर का हमारे पास चार्ट. अब देखो क्या होता है. सबसे पहले जो हमारे पास सेक्शन है वो है सेक्शन 251. ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि कहां से लेकर के कहां तक हम बात कर रहे हैं. तो सेक्शन 251 से लेकर के सेक्शन 259 तक है हमारा ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट. तो ये चीज हमें अच्छे से याद रखनी है, इसीलिए मैं यहाँ दोबारा लिख दे रही हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से याद रखें क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये प्री में पूछा जाता है. ठीक है, चलो अब आते हैं हम अपने चैप्टर के चार्ट पर. तो अब ये क्या कहता है? सबसे पहले सेक्शन 251 क्या कहता है? सेक्शन 251 कहता है सब्सटेंस टू बी स्टेटेड टू अक्यूज्ड. अक्यूज्ड को सब्सटेंस बताया जाएगा जो कि सेक्शन 251 में है. फिर उसके बाद डायरेक्टली यहां पर प्ली ऑफ गिल्टी आ जाता है. तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं होता है? तो नहीं, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं होता है. ठीक है, लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस मतलब हम ये कहेंगे कि ये डिस्क्रिशन पर होता है. मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिशन पर होता है कि वो चाहते हैं क्या कि वो चार्ज अगर फ्रेम करना चाहते हैं तो वो फ्रेम कर लेंगे चार्ज, और अगर नहीं फ्रेम करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है. नीड नहीं होती है चार्ज फ्रेम करने की समन केसेस में. क्या नहीं होती है? नीड नहीं होती है समन केसेस में चार्जेस को फ्रेम करने की. फिर उसके बाद हमारा प्ली ऑफ गिल्टी आता है. सब्सटेंस एक बार अक्यूज्ड को बता दिया. प्ली ऑफ गिल्टी आता है, उससे पूछा जाता है कि आप क्या गिल्टी प्लीड कर रहे हैं, और अगर वो कहे कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड कर रहा हूं तो सेक्शन 252 में हमारा कन्विक्शन हो जाता है. और अगर वो कहे कि वो गिल्टी प्लीड नहीं कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है और डिफेंस एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है. और ये दोनों ही जो एविडेंसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं ये सेक्शन 254 में ही हो रहे हैं. यानी कि ये दोनों जो हमारे एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ट्रायल में ये एक ही सेक्शन में हो रहे हैं, सेक्शन 254 में. तो यहां से आपको इतनी बात तो आई होप समझ में आ रही होगी कि अभी तक हम जितने भी ट्रायल के प्रोसेस देख के आए हैं पहले, चाहे वो वारंट केस हो, कोर्ट ऑफ सेशन वाला ट्रायल हो, जो भी हमारा ट्रायल था उसमें हम लोगों ने देखा कि जो सेक्शंस थे वो अलग अलग सेक्शंस इन दोनों के दिए हुए थे, चाहे वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को रिकॉर्ड करना और डिफेंस एविडेंस को रिकॉर्ड करना. लेकिन अब यहाँ पर हम आगे जैसे बढ़ रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि जो सेक्शंस है उसको कम कर दिया गया है और एक ही में दोनों को इन्वॉल्व कर दिया गया है. तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद एक्विटल या कन्विक्शन हो जाएगा अंडर सेक्शन 255. तो ये आई होप ये चार्ट थोड़ा सा माइंड में बन गया होगा, और इसको आप लोग ये चार्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप लोग इसे अपनी कॉपीज में जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं कहीं पर भी वहां पर इस चार्ट को बना लें, क्योंकि किसी भी चैप्टर का चार्ट माइंड में प्रिपेयर होना सबसे पहले जरूरी होता है. उसके बाद हम जो है आगे सेक्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ है तभी हम समझ पाएंगे. अगर आपको ये चीज याद है कि सेक्शन 251 में क्या हेडिंग है सेक्शन 251 की, तो आप कहीं ना कहीं उसको लिख लोगे, बता लोगे कि अंदर सेक्शन में क्या लिखा हुआ है. नाउ लेट्स रीड सेक्शन 251 फ्रॉम द बेयर एक्ट. सेक्शन 251 सेज when in a summon case the accused appears or is brought before the magistrate. जब summon case में accused appear होता है या लाया जाता है magistrate के सामने, the offense, the particulars of the offense which he is accused shall be stated to him. जिस offense के लिए उसको लाया गया है उस offense के particulars उसको बताना जरूरी है. And he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make. तो आप देख रहे हो सेक्शन 251 में ही उन्होंने उससे पूछ लिया कि क्या तुम गिल्टी प्लीड कर रहे हो या तुम गिल्टी प्लीड नहीं कर रहे हो. यहां पर जो है सेक्शन 251 में ही उससे प्ली ऑफ गिल्टी ले ली गई है.
गिल्टी प्लीड कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपने डिफेंस जो है वो पेश करिए। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। यही मैंने आप लोग को शुरू में बताया कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जो है वो नेसेसरी नहीं होता है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी लिखा है तो इसका ये मतलब है कि मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन पर है, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो चार्जेस फ्रेम कर सकते हैं। यहां तक आई होप बात क्लियर हो गई होगी। फिर सेक्शन 252 पर आते हैं। सेक्शन 252 कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर आपने गिल्टी प्लीड कर लिया, अगर अक्यूज ने गिल्टी प्लीड कर लिया, सो इफ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली as nearly as possible in the words used by the accused and may in his discretion convict him thereon। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट जो है वो प्ली को रिकॉर्ड तो करेंगे, वो तो शैल है, उन्हें प्ली को रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, ये तो शैल में आ गया। लेकिन कन्विक्ट करना है या नहीं करना है ये उनके डिस्क्रिशन पर है। हो सकता है कि वो किसी के दबाव में आकर के ऐसा बोल रहा हो, और अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वो किसी के दबाव में आकर के ऐसा बोल रहा है तो कन्विक्ट करना नहीं करना वो मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है। यहाँ पर एक बात और लिखी है, जो प्ली होगी वो उसी वर्ड्स में लिखी जाएगी, उन्हीं वर्ड्स में लिखी जाएगी जिसमें हमारा अक्यूज्ड बोलेगा, हद से हद उसी वर्ड्स में होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हम सेक्शन 253 पे। अब सेक्शन 253 क्या कहता है? सेक्शन 253 कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी ऑफेंसेस। आप लोगों को याद है हम लोगों ने पेटी ऑफेंसेस कहां पढ़ा था? कहां हम लोगों ने पेटी ऑफेंसेस की डेफिनेशन देखी थी? सेक्शन 206 में। सेक्शन 206 में हम लोगों ने पेटी ऑफेंसेस पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं इनका ट्रायल कैसा होता है। समरीली हम इन्हें ट्राई करते हैं, समरीली इनका ट्रायल चलता है, जो कि हमें बताया गया है सेक्शन 260 में। ठीक है, पेटी ऑफेंसेस का जो ट्रायल होता है वो समरीली होता है। हम लोग उसे भी अभी ये वाला सेगमेंट भी हम लोग डील करेंगे, समरीली ट्रायल वाला। तो सेक्शन 253 क्या कह रहा है कि अगर अक्यूज्ड एब्सेंट है पेटी ऑफेंस के केस में तो क्या प्रोसीजर होगा। तो आप अगर ध्यान से समझो तो यहाँ पेटी ऑफेंसेस के बारे में बात करी गई है। तो बेसिकली बात यह है कि पेटी ऑफेंसेस को डिफाइन तो सेक्शन 206 में किया हुआ है, लेकिन प्रोसीजर क्या है जब अक्यूज्ड एब्सेंट है तो क्या प्रोसीजर होगा वो हमें सेक्शन 253 में बताया हुआ है। तो सबसेक्शन 1 कहता है where a summons has been issued under section 206, जब समन इशू किए गए हैं अंडर सेक्शन 206 and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate। और accused जो है वो guilty plead करना चाहता है लेकिन magistrate के सामने appear नहीं होना चाहता। He shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summons। तो वो क्या ट्रांसमिट करेगा? वो ट्रांसमिट करेगा फाइन और वो लेटर जहां पर वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, जहां पर वो गिल्टी प्लीड कर रहा है वो फाइन, अगर उसने गिल्टी प्लीड कर लिया तो लेटर भेजेगा कि हाँ मैं गिल्टी प्लीड करता हूं इस ऑफेंस के लिए, ये जो पेटी ऑफेंस है ये मैंने कमिट किया है, और साथ ही साथ उसको फाइन भी जो है वो उसी में डाल करके मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाना होगा। तो ये हमारा सेक्शन 253 सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? The magistrate may in his discretion convict the accused in his absence। मैजिस्ट्रेट जो है वो चाहे तो कन्विक्ट कर सकते हैं अक्यूज्ड को, अगर वो चाहे तो वो कन्विक्ट अक्यूज्ड को कर सकते हैं। ठीक है, on his plea of guilty and sentence him to pay the specified fine in the summon। और उसे जो है फाइन कह देंगे कि ठीक है तुम जो है फाइन पे कर दो, and the amount transmitted by the accused shall be adjusted towards that fine, or where a pleader authorized by the accused in this behalf pleads guilty on behalf of the accused, and the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words। you देखो इसमें साफ साफ बस इतना बताया है कि मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उसको अपने डिस्क्रिशन पर कन्विक्ट कर देंगे और उसका फाइन एक्सेप्ट करेंगे। फाइन एक्सेप्ट करने के बाद जो वो प्ली रिकॉर्ड करेंगे जिसमें वो कह रहा है कि वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, उसका प्ली रिकॉर्ड करेंगे उसी भाषा में करेंगे जिस भाषा में नियरली उसी भाषा में वो चीज रहेगी। एंड कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑन सच प्ली एंड सेंटेंस हिम एज अफोरसेड। और उसी जो है उसको कन्विक्ट कर देंगे, और जो ऊपर हमने बातें अभी पढ़ी कि फाइन ट्रांसमिट होगा, ये होगा वो होगा, उसको उस हिसाब से कन्विक्ट कर दिया जाएगा कि फाइन लगा दिया गया। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है सेक्शन 253 कह रहा है कि आप जो है पेटी ऑफेंसेस के केस में, पेटी ऑफेंसेस के केस में हम क्या कर सकते हैं? हम समन भी भेज सकते हैं,
मतलब समन केस का ट्रायल भी हो सकता है और समरीली हम ट्राई भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें, ठीक है, पेटी ऑफेंसेस के केस में। अब आ जाओ सेक्शन 254 में। सेक्शन 254 क्या कह रहा है? सेक्शन 254 कह रहा है कि प्रोसीजर व्हेन अक्यूज्ड नॉट कन्विक्टेड, जब अक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया गया या उसने नहीं माना कि वो गिल्टी जो है वो प्लीड कर रहा है, तो क्या होगा? सबसेक्शन 1 सेज इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड, अगर मजिस्ट्रेट जो है वो कन्विक्ट नहीं करते हैं अक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 252 और सेक्शन 253, ना सेक्शन 252 में उन्होंने कन्विक्ट किया ना सेक्शन 253 में उन्होंने कन्विक्ट किया, द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस। तो यहां पर क्या बता रहे हैं कि वो प्रोसिक्यूशन का एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे as may be produced in support of the prosecution and also to hear the accused and take all such evidence as he produced as his defense। क्या हो रहा है कि दोनों एविडेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड करने की बात सेक्शन 254 सबसेक्शन 1 में करी जा रही है। सबसेक्शन 2 कहता है The magistrate may, if he thinks fit, on the application of the prosecution, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है, उनके डिस्क्रिशन पर है, अगर प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन लगाई है या फिर अक्यूज्ड ने एप्लीकेशन लगाई है, तो समन इशू करेंगे। किस लिए? किसी भी विटनेस को बुलाने के लिए कि आप आइए। दोनों की, देखो यहाँ पर दोनों की बात करी गई है, ये बात ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट समझना सेक्शन 254 का, जो हम में कह रहे हैं कि वो इशू प्रोसेस करेंगे, ये दोनों के लिए है, ये प्रोसिक्यूशन के लिए भी है और ये अक्यूज्ड के लिए भी है, ठीक है। इनके एप्लीकेशन पर वो यहाँ पर उनका डिस्क्रिशन है, समन इशू करेंगे। क्यों इशू करेंगे? कि वो डायरेक्ट करेंगे अटेंड करने के लिए विटनेस को, कि विटनेस आए और अपना जो है बयान दे, और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, या फिर कोई डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करवाने के लिए समन इशू करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा सेक्शन बताया हुआ है डॉक्यूमेंट और थिंग को प्रोड्यूस करने वाला, ये आपको याद, अगर नहीं याद है तो मैं बता दे रही हूँ, सेक्शन 91 से लेकर के 105 तक है ये डॉक्यूमेंट्स इश्यू करने वाला, जो मजिस्ट्रेट इसके लिए कंपेल कर सकते हैं। और अगर याद था तो बहुत अच्छी बात है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ओके। तो ये तो हो गया हमारा प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, हमारा डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, एक अभी इसका सबसेक्शन 3 बचा हुआ है सेक्शन 254 का, कहता है मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन, मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो समन करने से पहले, किसको? विटनेस को समन करने से पहले, रिक्वायर दैट द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द विटनेस इनकर्ड, जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस आ रहे हैं विटनेस के, इन अटेंडिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ द ट्रायल, जो भी, देखो विटनेस को बुलाया जाएगा भाई, अगर वो कहीं और से किसी दूसरी सिटी से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस लग रहे होंगे, कुछ रीजनेबल एक्सपेंसेस लग रहे होंगे। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? वो जमा करवा सकते हैं, वो रीजनेबल एक्सपेंसेस वो जमा करा सकते हैं कि आप भाई कोर्ट में डिपॉजिट करिए, ठीक है, ओके। नाउ सेक्शन 255, सेक्शन 255 टॉक्स अबाउट एक्विटल और कन्विक्शन। अब सारी बातें हो गई, प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड हो गया। अब क्या होगा? अब या तो एक्विटल हो जाएगा, या तो कन्विक्शन हो जाएगा, या तो दोष सिद्धि हो जाएगी या दोष मुक्ति हो जाएगी, या तो अक्यूज चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा कोर्ट के इन सब मामलों से, और या तो वो जेल में रहेगा। तो क्या होगा? Subsection 1 says, if the magistrate upon taking the evidence referred to in section 254 and such further evidence, if any, as he may of his own motion caused to be produced, finds the accused not guilty, अगर उन्होंने पाया कि accused not guilty है, उसने कुछ नहीं किया है, तो वो क्या करेंगे? He shall record an order of acquittal, तो वो उसको acquit कर देंगे। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? Where the magistrate does not proceed in accordance with the provisions of section 325 और section 360, जहां वो सेक्शन 325 या 360 से अगर प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, क्या बात करता है सेक्शन 325 और सेक्शन 360? इतनी बार, जितनी बार अभी हम लोग ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार मैं बता चुकी हूँ कि सेक्शन 325 और सेक्शन 360 क्या कहता है। सेक्शन 325 कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है उतना उनको सेंटेंस देने की, तो इस बारे में बात करता है, तो वो क्या करेंगे। सेक्शन 360 कहता है एडमोनिशन के बारे में बात करता है एंड प्रोबेशन के बारे में बात करता है। तो अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि अगर इसका बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो he shall if he finds the accused guilty, अगर उन्हें accused guilty मानते हैं वो accused को,
पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ, तो वो जो है सेंटेंस पास कर देंगे। अगर वो इसका बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, मतलब 360 का बेनिफिट नहीं दे रहे और 325 में उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे पावर के ऊपर जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, सेंटेंस पास कर देंगे। Then subsection 3 says the magistrate may under subsection 252 or section 255 convict the accused of any offense triable under this chapter। अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑफेंस के लिए जो कि इस चैप्टर के अंदर ट्रायबल है, which from the facts admitted or proved he appears to have committed whatever may be the nature of the complaint or summons, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। अक्यूज को कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं किसी भी नेचर का। देखो सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि यहाँ पर अक्यूज को वो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, किसी भी नेचर का पनिशमेंट दे सकते हैं अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये चीज करने से अक्यूज का कोई राइट हैम्पर नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो सेक्शन 255 तक सारी बातें समझ में आई। हमने पहले देखा कि सब्सटेंस जो है वो अक्यूज को बताया जाएगा कि किस वजह से तुमको यहाँ पे अपेयर कराया जा रहा है या किस वजह से तुमको यहाँ पर लाया गया है, सेक्शन 251 में। फिर हमने देखा यहाँ पर कोई फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं होता है, सीधे सीधे प्ली ऑफ गिल्टी। यहीं पर जो है हम प्ली ऑफ गिल्टी पूछे ले रहे हैं उससे कि वो गिल्टी प्लीड कर रहा है या गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा। अगर वो गिल्टी प्लीड कर रहा है तो आइए कन्विक्ट हो गए आपका कन्विक्शन हो गया सेक्शन 252 में। अगर आप गिल्टी प्लीड नहीं कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और आप अपने डिफेंस में जो बात कहना चाहते हैं वो सारी सेक्शन 254 में बताया गया है कि एविडेंसेस पेश किए जाए। सेक्शन 253 में क्या बताया गया, पेटी ऑफेंसेस के बारे में बताया गया। पेटी ऑफेंसेस का क्या प्रोसीजर होता है अगर अक्यूज्ड एब्सेंट होगा, तो हमने इसमें देखा कि फाइन और लेटर को जो है मजिस्ट्रेट कहेंगे कि आप ट्रांसमिट करिए अगर आप खुद को गिल्टी मानते हैं तो। और हमने इसमें यह भी सीखा कि जो पेटी ऑफेंसेस का ट्रायल होता है वो समरी ट्रायल भी हो सकता है, समरीली हम भी ट्राई कर सकते हैं और ये समन ट्रायल भी हो सकता है। फिर सेक्शन 255 में हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें रिकॉर्ड होने के बाद एक्विटल हो जाएगा या तो कन्विक्शन हो जाएगा। यहां तक आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आया हमारा मेन सेक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है आपसे प्री में भी पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा जाएगा। प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। सेक्शन 256 कहता है नॉन अपेयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। अगर जो कंप्लेनेंट है वो अपेयर नहीं हुआ या फिर उसकी डेथ हो गई तब क्या। अगर कंप्लेनेंट अपेयर नहीं हुआ या फिर उसकी डेथ हो गई तब क्या होगा। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है हमारे बेयर एक्ट में। मैं बताती हूँ कि यहाँ पर इतना छोटा सा क्यों मैंने लिखा है। आप लोग जब भी अपने नोट्स बनाए तो आप ऐसे ही बनाए, पूरी बेयर एक्ट उठा करके छापने की जरूरत नहीं है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, इफ द समन्स हैज बीन इशूड ऑन द कंप्लेंट। अगर समन्स को कंप्लेंट पे इशू किया जा रहा है तो यहां पर क्या बात है कि समन को कहां इशू किया जा रहा है, कंप्लेंट पर इशू किया जा रहा है। किसी की कंप्लेंट आई है उस पर समन इशू हो रहा है। And on the day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto to which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear। जिस दिन उसको आना था, जिस दिन हियरिंग तय हुई थी उस दिन वो नहीं आता है। The magistrate shall notwithstanding anything herein before contained shall acquit the accused। तो वो उसे एक्विट कर देंगे, किसको, अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाएगा। अगर कंप्लेनेंट अपेयर नहीं होता है मैजिस्ट्रेट शैल एक्विट द अक्यूज्ड अनलेस ही वांट्स टू एडजर्न द मैटर। एडजर्न का मतलब है कि अगर वो नेक्स्ट हियरिंग में करना चाहते हैं उस चीज को तो ठीक है एक्विट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ है नहीं तो वो एक्विट कर देंगे, ठीक है, अक्यूज्ड को। Unless for some reason he thinks it is proper to adjourn the hearing of the case to some other day। वही मैंने कहा ना कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी हम वेट कर सकते हैं, थोड़ा हो सकता है कि कंप्लेनेंट अगले दिन आ जाए, अभी नहीं आया तो जब हम नेक्स्ट हियरिंग करेंगे तो उसमें आ जाएगा, तो वो एडजर्न भी कर सकते हैं मैटर को। और अगर उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है तो फिर तो वो उनको अक्यूज्ड को एक्विट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई जब कंप्लेनेंट ही नहीं आया, जिसने कंप्लेन किया उसी को कुछ नहीं पड़ी है, तो फिर हम क्यों अपना फालतू टाइम कोर्ट का वेस्ट करेंगे। तो इस वजह से वो एक्विट कर देंगे, एक केस तो कम से कम खत्म होगा। चलो
इसमें प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर, जहां पर कंप्लेनेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाय एनी ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, और वेयर द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पर्सनल अटेंडेंस जो है उसकी कंप्लेनेंट की नेसेसरी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, डिस्पेंस कर देंगे उसकी पर्सनल अटेंडेंस को और फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर से एक बार हम समझते हैं, पढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इज नॉट नेसेसरी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कंप्लेनेंट की जो पर्सनल अटेंडेंस है वो नेसेसरी नहीं है, और वो अपने प्लीडर के थ्रू तो अपेयर हो ही रहा है ना, उसके बिहाफ पर उसका प्लीडर तो आ रहा है। So the magistrate may dispense with his attendance, तो वो डिस्पेंस कर देंगे, मतलब उस बात पे वो ध्यान नहीं देंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं आ रहे, इट्स ओके, एंड प्रोसीड विद द केस, और जो है केस के साथ वो आगे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। The provisions of subsection 1 shall so far as may be apply also to cases where the non-appearance of the complainant is due to death। भाई अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई है तो भी ये वाले जो प्रोविजंस हैं, ये सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस है, तो ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ केस हैं, ये थोड़ा सा मैं देखो केस लॉज इसमें मेंस में आपके पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ केस लॉज पता होने चाहिए। तो इसको अगर एक बार आप लोग पढ़ भी लोगे तो भी चलेगा। मैं इसमें से थोड़ी सी बात बता देती हूँ कि यहाँ पर जो जरूरी है बात वो क्या है। ये पॉइंट जो है वो जरूरी है। When the court notices that the complainant is absent on a particular day, जब कोर्ट ये बात नोटिस करती है कि जो कंप्लेनेंट है वो किसी पर्टिकुलर डे पर एब्सेंट है, the court must consider whether personal attendance of the complainant is essential on that day। तो कोर्ट ये पहले कंसिडर करेगी कि क्या पर्सनल अटेंडेंस उस कंप्लेनेंट की जरूरी थी उस दिन पर या नहीं थी, केस को आगे प्रोसेस करने के लिए, एंड ऑल्सो वेदर द सिचुएशन डज नॉट जस्टिफाई द केस बीइंग adjourned to another day due to any reason। और ये चीज सिचुएशन भी वो देखेगी कि क्या आगे adjourn करना जस्टिफाई नहीं हो रहा है। If the situation does not justify the case being adjourned, the court is free to dismiss the complaint and acquit the accused। तो ऐसे केस में अगर जहां पे जस्टिफाइड चीजें नहीं हो रही है वहां पर जो है केस को डिसमिस कर दिया जाएगा, मतलब कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा और एक्विट कर दिया जाएगा अक्यूज को। तो ये केस था एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस केशवानंद का। एक दूसरा केस देख लो, डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट पर है ये, मुनीरुद्दीन अखंड वर्सेस कसमुद्दीन मुंशी। ये केस था, इट वाज हेल्ड दैट इफ ब्रदर ऑफ द कंप्लेनेंट हु इज इक्वली इंटरेस्टेड डिजायर्स टू कैरी ऑन द केस, अगर इक्वली इंटरेस्टेड है कंप्लेनेंट का ब्रदर, अगर इक्वली इंटरेस्टेड है केस को कैरी ऑन करने के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, यहाँ पर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई है, उसका जो भाई है वो इंटरेस्टेड है केस में, एट द स्टेज ऑफ द आर्ग्यूमेंट ही शुड बी अलाउड टू डू सो, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा, भाई आप आइए उनके बिहाफ पर आप करिए। अब आते हैं सेक्शन 257 विड्रॉल ऑफ कंप्लेनेंट के ऊपर। अगर कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया गया है, यहाँ पर कंप्लेनेंट नहीं होगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पर कंप्लेनेंट नहीं होगा, यहाँ पर कंप्लेंट होगा, तो ये सही कर लेना, कंप्लेनेंट मत लिख देना। ओके, तो अगर विड्रॉ कर लिया गया है कंप्लेंट को तो क्या होगा, लेकिन ये जो कंप्लेंट है ये विड्रॉ कब की जानी चाहिए, बिफोर फाइनल ऑर्डर ऑफ द केस। फाइनल ऑर्डर आने से पहले अगर आपने कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया तो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट में परमिट टू विड्रॉ एंड शैल एक्विट द अक्यूज। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो परमिट कर देंगे विड्रॉ करने के लिए और कहेंगे कि आप अक्यूज को एक्विट कर देंगे। ये यहाँ पे कंप्लेंट मैंने इसे लिखा है कि क्योंकि जो विड्रॉ करेगा वो तो कंप्लेनेंट ही होगा ना भाई, जिसने कंप्लेन करी है कंप्लेन तो वही विड्रॉ कर सकता है ना, उसके अलावा और कौन करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे कंप्लेनेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर गलती थी तो वो आप लोग सही कर लीजिएगा। एक बार पढ़ लेते हैं ये वाला सेक्शन भी। कहता है कि इफ अ कंप्लेनेंट एट एनी टाइम बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, फाइनल ऑर्डर आने से पहले satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint। अगर वो मैजिस्ट्रेट को satisfy कर ले जाए कि कुछ ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, कुछ ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स हैं या सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, कुछ भी आप कह लो, दोनों बातें सेम ही है, कि जो है आप परमिट कर दो प्लीज विड्रॉ करने के लिए कंप्लेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड, और इफ देयर बी मोर देन वन अक्यूज्ड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम। एक यहाँ पर पॉइंट लिखा है, एक से ज्यादा अगर अक्यूज्ड हैं
एक से ज्यादा अगर अक्यूज है, तो मान लो जैसे 5 अक्यूज हैं, ठीक है, इसमें से कंप्लेनेंट चाहता है कि 3 के खिलाफ वो जो है विड्रॉ कर ले, ठीक है, और बाकी के जो 2 बचे हैं उसके खिलाफ आगे प्रोसीडिंग चलती रहे। तो वो ऐसा भी कर सकता है, ये चीज भी वो कर सकता है कि अगर 5 अक्यूज हैं तो वो इन 3 के खिलाफ विड्रॉ कर लेगा और इन दोनों के खिलाफ जो है केस चलता रहेगा, केस की प्रोसीडिंग चलती रहेगी। तो ये वही यहाँ पर लिखा है कि अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम द मैजिस्ट्रेट में परमिट हिम टू विड्रॉ द सेम। तो मैजिस्ट्रेट कहेंगे कि ठीक है आप विड्रॉ करिए, एंड शैल देयर अपॉन acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn। तो जिनके खिलाफ उसने विड्रॉ कर लिया इन 3 के खिलाफ, मान लो जैसे कई सारे एक्यूज है तो इन 3 के खिलाफ अगर उसने विड्रॉ कर लिया तो इन लोगों को अक्विट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 257 बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सेक्शन था, लेकिन ये जितना प्यारा है ये उतना ही इंपॉर्टेंट भी है आपके प्री के लिए, ठीक है, और आपके मेंस के लिए भी। अगर आप क्वेश्चंस उठा करके देखोगे प्रीवियस ईयर तो इससे काफी क्वेश्चंस आए है बड़ा सा छोटा सा सेक्शन, लेकिन इससे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फिर आओ सेक्शन 258 पे। सेक्शन 258 अब क्या कहता है? सेक्शन 258 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस। कोर्ट के पास पावर है कि वो सर्टेन केसेस में प्रोसीडिंग्स को रोक सकती है। कब रोक सकती है? आओ देखें कब रोक सकती है। इन एनी समन्स केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज अपॉन कंप्लेंट, अदरवाइज डन अपॉन कंप्लेंट, ठीक है। यानी कि क्या बात कर रहा है कि समन केस जो पुलिस रिपोर्ट पर है, क्योंकि वो कंप्लेंट पर तो है नहीं, एफआईआर पर है, ठीक। A magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर अगर कोई दूसरा मैजिस्ट्रेट है, कोई अगर अदर मैजिस्ट्रेट है तो उनको कॉन्सेंट लेना पड़ेगा, किसका? सीजीएम का। मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, रीजंस को वो रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉप प्रोसीडिंग्स, रीजन को रिकॉर्ड करना हर जगह जरूरी है। क्यों, किस वजह से अगर आप ये जो कोई भी स्टेप मैजिस्ट्रेट ले रहे हैं, फॉर व्हाट रीजन, किस वजह से आप ये स्टेप ले रहे हैं, किस वजह से प्रोसीडिंग को स्टॉप करा रहे हैं, तो रीजंस रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीडिंग को स्टॉप कराने के लिए, ठीक है। एट एनी स्टेज विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट, किसी भी स्टेज पर जजमेंट नहीं, उस पर मतलब जो है जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले, एंड वेयर सच स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग्स इज मेड आफ्टर द एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस, अगर उन्होंने एविडेंस ले लिया प्रिंसिपल विटनेस का और उसके बाद वो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं, अगर उन्होंने एविडेंस प्रिंसिपल विटनेस का ले लिया है। प्रिंसिपल विटनेस कौन होता है? प्रिंसिपल विटनेस वो विटनेस होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट विटनेस होते हैं, उनके पास काफी सारे ऐसे सबूत टाइप के होते हैं, ठीक है। वो तो अगर उन्होंने विटनेस एविडेंस ले लिया है प्रिंसिपल विटनेस का, उसके बाद अगर वो जो है स्टॉप कर रहे हैं प्रोसीडिंग, तो अक्विट किया जाएगा अक्यूज को। क्या किया जाएगा? दोष मुक्ति करी जाएगी उसकी, उसको अक्विट किया जाएगा। बट अगर वो ये स्टॉप वाला काम जो कर रहे हैं, अगर वो बिफोर कर रहे हैं, अगर वो एविडेंस लेने से पहले कर रहे हैं, प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंस लेने से पहले कर रहे हैं, तो उसमें उनको डिस्चार्ज किया जाएगा। किसको? अक्यूज को तब डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज करने का क्या मतलब होता है कि हम अब जब भी चाहें आपको दोबारा, अगर आपके खिलाफ और सफिशिएंट एविडेंस हमें मिल गए, रीजनेबल एविडेंसेस हमें मिल गए, सफिशिएंट एविडेंस अगर हमें मिल गए, तो हम आपको दोबारा बुला सकते हैं। इसलिए वो सिर्फ तब तक डिस्चार्ज ही करते हैं, ठीक है। So after the evidence of principal witnesses has been recorded, pronounce a judgment of acquittal। अगर evidence principal witness का रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद अगर हम ये proceeding stop कर रहे हैं तो आप acquit कर दें। And in any other case, release the accused and such release shall have the effect of discharge। और अगर किसी दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में यही होगा कि एविडेंस लेने से एविडेंस लेने से पहले, विटनेस का एविडेंस लेने से पहले अगर हम कर रहे हैं तो हम डिस्चार्ज करेंगे, तो हम उसे एक्विटल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 259 में। सेक्शन 259 में आपका ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ये अभी आप लोगों को आने वाले जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, जो मैंने अभी PYQs बनाए हैं, उससे आपको पता चल जाएगा why I'm saying this। Now this is very very important, listen to me very carefully। Section 259, the last section of this chapter, लास्ट सेक्शन है ये चैप्टर का, कहता है पावर ऑफ कोर्ट। एक मिनट, पावर यहाँ पे 2 नहीं, पता नहीं कितनी गलतियां हुई आज मुझसे। पावर ऑफ कोर्ट है यहाँ पर, पावर टू कोर्ट नहीं है। पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट
यहाँ पे एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एससी का मतलब है पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन केस टू वारंट केस। कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2W को 2X में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर कोर्ट चाहे तो, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जस्टिस के इंटरेस्ट में है और इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा है तो हम कर सकते हैं कन्वर्ट हम कर सकते हैं। देखो क्या है यहाँ पे कोई सबसेक्शन नहीं है, सबसेक्शन बोलने की मेरी आदत पड़ गई है। When in the course of the trial of a summon case, जब समन केस का ट्रायल चल रहा है relating to an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months, 6 महीने से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट है अगर उस समन केस में, and it appears to the magistrate that it is in the interest of the justice, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 6 महीने की सजा जो है वो काफी नहीं है या 3 महीने की सजा काफी नहीं है, हम इसे ज्यादा की सजा देंगे। क्यों? क्योंकि ये जस्टिस के इंटरेस्ट में है। ठीक है, ये इतना छोटा ऑफेंस नहीं है कि हम 3 महीने की सजा देकर के छोड़ देंगे। अगर 6 महीने से ऊपर की सजा उन्हें देनी है, इम्प्रिजनमेंट अगर उसमें कोई ऐसा समन केस हुआ है जहां पर जो है 6 महीने की सजा ऊपर है, मतलब कि पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ से अबव है, तो अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, व्हाट ही विल डू, द ऑफेंस शुड बी ट्राइड विद द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केस। कहां का ट्रायल चलने लगेगा? वारंट केस का ट्रायल चलने लगेगा तुरंत से तुरंत। एंड सच मजिस्ट्रेट में प्रोसीड टू रीहियर द केस, वो दोबारा से उस केस को सुनेंगे और विटनेस को रिकॉल किया जाएगा। कब हो रहा है ये? जब समन केस ऐसा है जिसकी इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज्यादा है, और अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस के इंटरेस्ट में है तो वो तुरंत जो है 2W को कन्वर्ट कर देंगे 2X में। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि समन केस को जो है वारंट केस में 2W को 2X में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चंस जो है हमारे PYQs हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाती है। चलो, इन द ट्रायल ऑफ समन केस बाय अ मैजिस्ट्रेट, समन केस की अभी हमने बात करी है समन केस की। अगर मैजिस्ट्रेट के द्वारा समन केस का ट्रायल हो रहा है, चार्जेस मस्ट बी फ्रेम्ड, चार्जेस नीड नॉट टू बी फ्रेम्ड, चार्जेस कैन बी फ्रेम्ड प्रोवाइडेड अक्यूज्ड डज नॉट ऑब्जेक्ट, ओनली सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन इज टू बी स्टेटेड। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा सेक्शन 251 में कि सिर्फ सब्सटेंस बता दो एक्विजिशन का कि क्यों उसको अक्यूज किया गया है, उतना काफी है, हमें चार्जेस फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। द प्रोसीजर फॉर समन केस इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग सेक्शंस। क्यों मैंने आप लोगों से कहा था कि वो जो सेक्शंस के सेगमेंट है वो आप लोगों को याद रखना है, इसीलिए याद रखना है क्योंकि देखो पूछा गया है ये सवाल। सेक्शन 260 से 265, सेक्शन 251 से 259, सेक्शन 238 से सेक्शन 250 एंड सेक्शन 266 से सेक्शन 271। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा समन केस का जो ट्रायल होता है वो सेक्शन 251 से लेकर के सेक्शन 259 तक है। फिर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायल हियरिंग ऑफ द अक्यूज्ड ऑन सेंटेंस इज नॉट नेसेसरी इन सीआरपीसी। कौन से ट्रायल में हियरिंग जो है अक्यूज्ड की वो नेसेसरी नहीं है? ट्रायल बिफोर सेशंस कोर्ट, ट्रायल ऑफ अ वारंट केस, ट्रायल ऑफ अ समन केस, ट्रायल ऑफ स्पेशल केसेस। तो समन केस के ट्रायल में हमें जरूरत नहीं है अक्यूज्ड की हियरिंग की। ठीक है, नेसेसरी नहीं होता, चाहे तो करा सकते हैं। In a summons case instituted on complaint, the accused having been summoned is liable to be dismissed under section 256 of CRPC. सेक्शन 256 ऑफ सीआरपीसी का क्या मतलब है? सेक्शन 256 सीआरपीसी क्या बता रहा है, क्यों हम उसको डिसमिस कर रहे हैं? ऑन द अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सेक्शन 256 सीआरपीसी में, सेक्शन 256 सीआरपीसी, एक मिनट, ये देखो सेक्शन 256 सीआरपीसी नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट की बात कर रहा है, यहीं पे तो हम डिसमिस कर रहे हैं ना उसे, यहीं पे तो हम उसे डिसमिस कर रहे हैं, यहीं पे तो जो है कंप्लेंट जो हो रही है वो डिसमिस हो रही है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। फिर आओ, वेदर इन अ समन्स ट्रायल केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट। अब कंप्लेंट पर नहीं है ये, ठीक है, अदरवाइज है, यानी कि पीआर है, पुलिस रिपोर्ट पर है।
अ जेएमएफसी कैन स्टॉप द प्रोसीडिंग्स, जेएमएफसी जो है प्रोसीडिंग रोक सकते हैं एंड डिस्चार्ज नॉट एक्विट, देख रहे हो साफ साफ लिखा है कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, एक्विट नहीं कर रहे हैं, द अक्यूज्ड विदाउट प्रोनाउंसिंग जजमेंट। कब? नो, अ मैजिस्ट्रेट must, after recording entire evidence, pronounce final judgment of conviction or acquittal. Yes, after evidence of principal witness has been recorded. Yes, for reasons to be recorded where evidence of principal witnesses has not been recorded. तो अभी हम लोगों ने यही पढ़ा कि कब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, एक्विट नहीं करेंगे, जब हमने प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंस नहीं लिया है तब हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसको एक्विट नहीं करेंगे, तो हम सेक्शन 258 से इसको कनेक्ट करेंगे। A magistrate may under section 252 or section 255 of CRPC convict the accused of any offense triable under chapter 20, कन्विक्ट कर सकते हैं चैप्टर 20 में। Which provision of CRPC deals with the withdrawal of complaint? अभी हम लोगों ने पढ़ा कौन सा चैप्टर जो कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है, सेक्शन 223, सेक्शन 254, सेक्शन 257, सेक्शन 259। तो हमारा सेक्शन 257 जो है वो डील करता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट से। Now come to question 8. Question 8 talks about withdrawal of complaint in a summon case under section 257 results in acquittal of the accused, discharge of the accused, acquittal or discharge depending on the stage at which the withdrawal is permitted, acquittal after charge has been framed and discharge before charge has been framed. तो विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट जब भी होगी तो हमेशा एक्विटल ही होगा अक्यूज्ड का, क्योंकि जब कंप्लेंट ही विड्रॉ हो गई तो कोई मतलब नहीं है ना। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन कहता है, मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 259 ऑफ सीआरपीसी हैज द पावर टू कन्वर्ट समन केस टू वारंट केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल फॉर अ टर्म एक्सीडिंग, अभी हम लोगों ने पढ़ा 6 months, 3 months, 1 year, 9 months। तो जब भी 6 महीने से अबव का ऑफेंस अगर कमिट हुआ है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कन्वर्ट कर देना चाहिए समन केस से वारंट केस में, क्यों? क्योंकि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, तो बिल्कुल वो कन्वर्ट कर देंगे। नाउ 10th क्वेश्चन भी उसी से बात करता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस मैजिस्ट्रेट हैज पावर टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू वारंट केस। अभी मैंने आप लोग को बताया ना कि जब यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाई थी तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये वर्ड याद रखो, ये वर्ड क्यों मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि ये चीज यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। सो विदाउट एनी ग्राउंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस इफ प्रोसिक्यूटर मेक्स प्ली और नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है बी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। अब आ जाओ हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कहता है, अ कोर्ट कैन स्टॉप द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस अंडर सेक्शन 258 सीआरपीसी। कोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग रोक सकती है अंडर सेक्शन 258 सीआरपीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कौन से केसेस पर? वारंट केसेस इंस्टीट्यूट अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। हम सेक्शन 258 में वारंट केसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो समन की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए दो जो है वो रेलेवेंट है, क्या है? समन केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पीआर और समन केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि समन केसेस जब इंस्टीट्यूट होते हैं ऑन पीआर, क्योंकि आपके सेक्शन 258 की लैंग्वेज क्या कहती है? सेक्शन 258 की लैंग्वेज कहती है इन एनी समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज दैन ऑन कंप्लेंट। तो यहां पर जब लिखा है अदरवाइज दैन ऑन कंप्लेंट, तो जहां कहीं भी अदरवाइज दैन ऑन कंप्लेंट लिखा है तो समझ जाओ कि पुलिस रिपोर्ट पर है, और पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब है कि एफआईआर है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो है हमारा बी, समन केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पीआर। यहाँ पर जो है कोर्ट प्रोसीडिंग रोक सकती है। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर, आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वाला सेगमेंट आप लोगों को पसंद आया होगा, वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ फीडबैक बता दिया करो कि कैसा लग रहा है अब इस तरीके से जब मैं पढ़ा रही हूँ तो। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।